प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिहार इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। प्यारे दोस्तों, आप 10th क्लास पास हो चुके हो और अपने 11th क्लास में जा चुके हो। बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया होगा और अब आप पढ़ाई पे ध्यान देने लगे हो। दोस्तों, आपका जो 11th क्लास है, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर अभिषेक सर, ठीक है, संभवतः आप मुझे जानते होंगे। प्यारे दोस्तों, आपकी एक नई जर्नी है, आपकी एक नई शुरुआत है। आगे चल के आपका ख्वाब होगा जेई नीट जैसे एग्जाम देना और डॉक्टर या इंजीनियर बनना। बेसिकली ज़्यादातर साइंस स्ट्रीम के बच्चों का यही हमारा उद्देश्य होता है। प्यारे साथियों, ऐसे में मैं आपकी कैसे मदद करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं बेटा। ये आपका वन शॉट लेक्चर फर्स्ट है, चैप्टर 1 जो आपका है फिजिकल वर्ल्ड। चूंकि हमारा सिलेबस ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है बेटा, तो ये आज आपका शुरुआत हो रहा है। पहला वन शॉट लेक्चर है फिजिकल वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, मैं इसे कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चैप्टर छोटा है, मजेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको चैप्टर को समझने पे ज्यादा जोर देना है। बहुत सारी बातें ऐसी नहीं है यहां से कि आप जो आपके एग्जाम में आती हैं, पर ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फिजिक्स की समझ को डेवलप करता है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का नाम क्या है? देखो, इस चैप्टर का नाम जो है बेटा वो है फिजिकल वर्ल्ड। ये आपका चैप्टर 01 है बेटा और इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। क्लियर है? इसका नाम क्या है बेटा? फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है ना। इसका मतलब होता है, ये हम कह सकते हैं भौतिकी संसार जो हम शुरुआत कर रहे हैं ना, आप 11th क्लास में भी शुरुआत कर रहे हो। दोस्तों, इस चैप्टर को तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं शुरुआत करना चाह रहा था आपके चैप्टर 02 से, जो कि है यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसका इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है। पर मुझे लगा नहीं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए इस चैप्टर को मैं आज आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। अब इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में सर है क्या बेटा। इस चैप्टर में हमें ये जानना है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में कौन से वो लॉज हैं जिसको हम पढ़ते हैं, फिजिक्स में क्या कॉमन बातें हैं, किन लॉज के तहत हमारी फिजिक्स आती है, मतलब फिजिक्स में जितनी भी इवेंट्स होती हैं उन्हें किन दो लॉज में समराइज करते हैं। ये शब्द थोड़ा कठिन लगे रहे होंगे, अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको सब समझ में आ जाएगा। साथ में जानेंगे दोस्तों कि हमारी सोसाइटी में फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है, और बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग कि हमारे पास फोर्सेस क्या होते हैं फंडामेंटल, या फिर हमारे पास जो होते हैं फिजिक्स का एप्लीकेशन क्या है, इसकी ब्रांचेज क्या हैं, क्या क्या बातें होती हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत हम वहीं से करते हैं। सबसे पहला हमारा आ जाता है कॉन्सेप्ट, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स है क्या सर? फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान, हिंदी में इसे भौतिक विज्ञान बोला जाता है बेटा। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में हम इसे कहते हैं बेटा भौतिक विज्ञान। कि सर ये भौतिक विज्ञान है क्या? भौतिक विज्ञान तो बेटा आपको ना, मैं अगर साधारण शब्दों में बताऊं, आप तोड़ के पढ़ना चाह रहे हो, भौतिक का मतलब होता है जो कुछ हमारी आंखों के सामने है, ठीक है ना, जो कुछ हमें अपीयर हो रहा है। और विज्ञान का मतलब इसमें विशेष ज्ञान। आप बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं देखते हो, रात में आप तारों को निहार रहे हो छत पर सोकर, और तारे आपको चमकते हुए टिमटिमाते दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हो बेटा कि आपके तालाब का पानी सूख रहा है, आप देख रहे हो कि बारिश हो रही है, आप देख रहे हो कि बिजली कड़क रही है, या आप ऐसी बहुत सारी भौतिक घटनाओं को निहारते हो। आप अगर अपने आसपास देख रहे हो कि आपके घर में बल्ब जल रहा है, आपका मन होता है कि इनके पीछे क्या है, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्या हमारा तर्क है और क्या सिद्धांत है, इसे समझने की हमारे मन में जिज्ञासा आती है। तो बेटा भौतिकी यही है, फिजिक्स यही है बेटा, कि जितनी भी नेचुरल इवेंट्स हो रही हैं, जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, उनके बारे में विशेष ज्ञान अर्जित किया जाए, उनके बारे में हम ज्ञान लें। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। पहली बात तो साइंस में हम विशेष ज्ञान लेते ही हैं, ठीक है ना। तो ये साइंस की ब्रांच है बेटा जिसमें हम पढ़ते हैं नेचर और नेचुरल फेनोमिना को। नेचर मतलब प्राकृत का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। और नेचुरल फेनोमिना का मतलब हो गया प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। फेनोमिना का मतलब घटना होता है। तो फिजिक्स वह विज्ञान है बेटा जिसमें हम प्राकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अब आप कहोगे सर बल्ब कौन सी प्राकृतिक घटना? कहीं ना कहीं बेटा ये इंटरलिंक कर रही होगी, जुड़ रही होगी, ठीक है। अब आप कहोगे सर जैसे देखो ये इमेज है बेटा, आपको ये बनाना नहीं, आपको समझना है। जैसे हम बात कर रहे हैं बेटा कि हमारे पास वही बात आती है गिन चुन के कि धरती है, तो कोई भी वस्तु अगर छोड़ते हैं तो धरती पे गिरती है। क्या है इसके पीछे का गुणा गणित, क्या है इसके पीछे का नियम, क्यों ऐसा हो रहा है?
सेब गिरा तो धरती पे गिरा, न्यूटन ने ग्रेविटी खोज दी, ठीक है ना। ये बताया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ये सब बारे में बताया। कैसे बताया, क्या है ये। तो दोस्तों इन सब चीजों का, घटनाओं का अध्ययन है। हम जानते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है बेटा, उसमें सन जो होता है, हम ये बात भी जानते हैं ना, आप सब लोग जानते होंगे कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम जानते हो, सोलर सिस्टम में बेटा हमारे जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य यहाँ सेंटर पे होता है, मतलब सूर्य एक फोकस पे होता है बेटा, और जो हमारी धरती होती है सूर्य के चारों ओर अर्थ हमारी क्या करती है बेटा, रिवॉल्व करती है, ठीक है ना, घूमती है, साथ में रोटेशन भी करती, घूमती भी है, मतलब इसके चारों ओर परिक्रमा करती है, साथ में घूर्णन भी करती, रोटेशन भी करती, तो रिवॉल्यूशन रोटेशन दोनों करती। इसके पीछे क्या है, तो जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं इनकी अगर हमें जानकारी लेना है बेटा तो हमें पढ़ना पड़ता है फिजिक्स को। अगर हम देख लें कंटेनर में गैस भरी हुई है, अब अगर कंटेनर में बेटा गैस भरी हुई है, गैस कैसे प्रेशर क्रिएट कर रही है, इसके पीछे जाके लॉजिक हम देखें, अध्ययन करें, यही है हमारा दोस्तों क्या, फिजिक्स, ठीक है। आप और भी बहुत सारी चीजें देखते हो, मैग्नेट के बारे में आप जानने की कोशिश करते हो कि मैग्नेट में ऐसा क्या है। बचपन में आपने खेला होगा कि सर कभी वो धक्का देता है एक दूसरे को, कभी खींचता हुआ हमें दिखता है, आप ये जानना चाहते होगे, ठीक है ना। हमें सर इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लग जाता है अगर हम खुला वायर पकड़ लेते हैं तो, बल्ब कैसे जल जाता है, टीवी कैसे ऑन हो जाता है, ऐसी बहुत सारी बातें, एसी कैसे काम करता है, हमारा रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, हमारे घर का जो है हीटर कैसे काम करता है, हमारे घर में जो कूलर है उसका कैसे वर्क होता है। इस सारी घटनाओं को बेटा अगर इन डिटेल इन डेप्थ हमें खूब अच्छे से समझना है तो वो अध्ययन हमें कौन कहलाता है, भौतिक विज्ञान ही कहलाता है। मतलब उसका अध्ययन करना ही हमारा बेटा क्या है, भौतिक विज्ञान का उद्देश्य है, लक्ष्य है, यही हमारा भौतिक विज्ञान है, ठीक है ना। बेटा भौतिक विज्ञान में अगर बात किया जाए तो भौतिक विज्ञान में बेटा दो चीजों की जरूरत पड़ती है, मैटर और एनर्जी। पूरा भौतिक विज्ञान इन्हीं बारे में चर्चा करता है। क्या, हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं बेसिकली बेटा, एक मैटर, ठीक है ना, और एक चीज होती है हमारी एनर्जी। यही दोनों का गेम चलता है पूरे फिजिक्स के अंदर, पूरे फिजिक्स के अंदर इन्हीं दो चीजों का गेम चलता है, एक मैटर और एक हमारी क्या बेटा, एनर्जी। आपको ये दोनों चीजें जान लेनी चाहिए, मैटर क्या है बेटा और एनर्जी क्या है, ठीक है ना। तो मैटर क्या होता है बेटा, ऐसी वो चीज जिसके पास मास होता है और जो कुछ स्थान घेरता है उसे हम मैटर कहते हैं। क्लियर है दोस्तों, मैटर किसे कहते हैं, एनीथिंग, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज, व्हिच ऑक्यूपाई, ठीक है ना, ऑक्यूपाइज, ठीक है ना, स्पेस एंड हैव सम मास, स्पेस एंड हैव सम मास, ठीक है ना बेटा, एंड हैव सम मास। वो चीज बेटा जो जगह घेरती है और जिसके पास कुछ द्रव्यमान होता है उसे हम मैटर कहते हैं। एनर्जी किसे कहते हैं, हिंदी में तो आपने पढ़ा होगा अपने लोअर क्लासेस में, 8th में 9th में, ऐसा कुछ कि कार्य करने की क्षमता ही हमारी ऊर्जा कहलाती है बेटा, ठीक है ना, कैपेबिलिटी, ठीक है ना, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, ठीक है ना बेटा, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क। हम इतना तो जानते हैं बहुत बेसिक से अगर चले तो, कार्य, कैपेबिलिटी मतलब क्षमता, ठीक है ना, क्षमता, क्या कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या नाम देते हैं बेटा, ऊर्जा नाम देते हैं, ठीक है सर। तो बेटा फिजिक्स के अंदर ये एनर्जी और मैटर का गेम चलता रहता है कि जब भी बात होती है बेटा तो एनर्जी और मैटर से रिलेटेड बात होती है या इनके कन्वर्जन की आपस में बात होती है। आपको पता है मैटर को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ऊर्जा मैटर में बदली जा सकती है, ठीक है ना। मतलब द्रव्य को, इसको हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों द्रव्य, हिंदी में से क्या कहा जाता है, द्रव्य कहा जाता है, इसको हम द्रव्य कहते हैं और इसको ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप सोचते होगे कैसे सर, ऊर्जा का मतलब सर कार्य करने की क्षमता। हाँ बेटा आप समझो, सिंपल सी बात, आपको लगता होगा कि जो ये गाड़ी चल रही, बाइक चल रही है, कैसे ऊर्जा आ रही है। आपको पता है कि अंदर फ्यूल है, फ्यूल जलता है, गैस उसमें ढेर सारी डेवलप होती, वो गैसेस प्रेशर लगाती, उससे कार्य होता है और कार्य ही हमें ऊर्जा के रूप में दिखाई देता है। ये बात तो आप मान रहे हो ना, ये बात तो आप बहुत आसानी से समझ रहे होगे कि अगर एक चैम्बर में दोस्तों हम लोग क्या करें, कुछ गैस भर ले, ठीक है ना, यहाँ पे समझना, यहाँ पे कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स अगर प्रेशर देंगे तो इसमें मोशन होगा, ठीक है ना। तो कहीं पे भी जब बात होती है दोस्तों फिजिक्स में तो द्रव्य और ऊर्जा को हम लोग कहीं से भी गायब नहीं कर सकते, सारी स्टडी मैटर और एनर्जी की होती है। तो कभी कभी फिजिक्स की एक और डेफिनेशन हम लिखते हैं,
रेलेवेंट कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड इट्स इंटरचेंज, मतलब द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करना, इनके परस्पर रूपांतरण का अध्ययन करना, परिवर्तित होने का अध्ययन करना, क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है दोस्तों हमारा फिजिक्स। आपको पता है कि मैटर एनर्जी में बदलता है, जी हाँ ये होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा देखने को मिलता है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में ऐसा देखने को मिलता है। आज मैं जो बातें करूंगा कुछ बातें हो सकता है कि आपको टच ना कर रही हूं, पर दोस्तों धीरे धीरे आने वाले समय में जब आप 12th क्लास तक मूव करोगे तो इस बारे में बहुत विधिवत जान जाओगे कि फिजिक्स है क्या, क्योंकि ये हमारी जर्नी अभी शुरू हो रही है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो हम एक और परिभाषा फिजिक्स की लिख देते हैं दोस्तों, स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड इट्स कन्वर्जन, ठीक है ना दोस्तों। एक और डेफिनेशन इसकी हम लिख लेते हैं कि फिजिक्स है क्या, स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड इट्स कन्वर्जन, मैटर एनर्जी, क्लियर है बच्चों, एंड इट्स कन्वर्जन, एंड इट्स कन्वर्जन, एंड इट्स कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब समझते हो, परस्पर रूपांतरित होना, द्रव्य का ऊर्जा में बदलना, ऊर्जा का द्रव्य में बदलना को हम रूपांतरण कहते हैं, कन्वर्जन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो सर ठीक है, समझ में आया, फिजिक्स प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है, द्रव्य ऊर्जा का अध्ययन है, आपस में परिवर्तन होना, ये सब अध्ययन हमारा फिजिक्स कहलाता है। पढ़ते कैसे हैं फिजिक्स को, फिजिक्स को समझने के लिए दो नियम इतने ज्यादा सार्थक है जिनको मैं आगे आने वाले 10 मिनट में अच्छे से समझा रहा। कौन से हैं वो दो नियम दोस्तों, तो फिजिक्स की पढ़ाई इन दोनों नियमों के तहत हम बहुत आसानी से करते हैं। एक होता है यूनिफिकेशन, ठीक है दोस्तों, एक नियम क्या कहलाता है दोस्तों, यूनिफिकेशन, और एक कहलाता है रिडक्शनिज्म। तो ट्राइंग टू एक्सप्लेन द इंटायर यूनिवर्स यूजिंग अ फ्यू फंडामेंटल लॉज। अब जान रहे हो कि पूरा हमारा समस्त ब्रह्मांड, यूनिवर्स का मतलब होता है समस्त ब्रह्मांड, तो अगर सारे नेचुरल बातों की, सारे प्राकृतिक चीजों का अध्ययन फिजिक्स है, प्राकृतिक घटनाओं का, तो इस पूरे यूनिवर्सल में दोस्तों हमारे पास कुछ फंडामेंटल लॉज है, जैसे यूनिफिकेशन, ठीक है ना। यूनिफिकेशन क्या कहता है दोस्तों, और रिडक्शनिज्म क्या कहता है, इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। यूनिफिकेशन कहता है दोस्तों, जैसे आप एक बात बताओ, आप फोर्स के बारे में मान लो स्टडी किए, ठीक है ना, और आप एनर्जी के बारे में स्टडी किए, आप और बहुत सारी चीजों के बारे में स्टडी किए, ठीक है ना। अब मैं आपको समझाता हूं एक एक को यूनिफिकेशन। खैर अब इस चीज को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यूनिफिकेशन क्या होता है। दोस्तों यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर हम बेसिक बात देखें, जैसे हम ये जानते हैं कि कोई चीज को छोड़ो तो वो धरती पर ही गिरती है, कौन सा रूल इसमें काम करता है, तो आप कहते हो ग्रेविटी है सर। अच्छा सर, प्लानेट चारों ओर घूम रहे हैं, सन के चारों ओर घूम रहे हैं, वहां पे भी कौन सी चीज लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करता है। तो आप देखो ये दो घटनाएं कहीं ना कहीं यूनिफाई हो गई, एक आपस में मिली जुली बात कर रही हैं, मतलब इनके पीछे एक ही चीज जिम्मेदार है, बल, ठीक है ना। आप अगर एक छोटी सी बात करो कि भाई देखो अगर ये पेन है और मैं छोड़ दूं तो ये गिर रही धरती की तरफ, ऐसे ही मैंने कहा दोस्तों, जैसे ये दोनों चीजें पहले आप समझने की कोशिश करो। मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, कि अगर मान लो कि ये हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि जो सन है वो हमारा कहीं यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे हमारा सन है, इसको बनाना भी मुझे थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ, ठीक है ना भाई, और छोटा कर दे रहा हूँ। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, चलो इसे नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ, ठीक है ना, इसे नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ दोस्तों, आपको समझ में आना ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। दोस्तों देखो ये आपको एक पाथ दिख रहा होगा, एक जो है इलिप्टिकल पाथ दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ सन को, ठीक है, ये सन है, और मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ धरती को, ठीक है ना। अब आप जानते हो कि धरती सूर्य के चारों ओर घूम रही है, धरती सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, घूम रही है। मतलब अगर बेटा ये सन है और ये आपकी अर्थ है, तो आप यही कहोगे ना दोस्तों कि अर्थ सूर्य के चारों ओर घूम रही। ऐसे केवल धरती नहीं घूम रही, बाकी भी हमारे जो ग्रह हैं, जो हमारे प्लानेट हैं, वो घूम रहे हैं, समझ रहे हो। आप जुपिटर को ले लो, ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारे जो हमारे प्लानेट है वो सन के चारों ओर घूम रहे हैं। पता है इसमें एक नियम लगता है कि भाई इनके बीच कौन सा बल लग रहा है, इनमें अट्रैक्शन है, इसी वजह से तो ये इसी वाले सर्कल में घूम रहे हैं, इसी वाले सर्कल में धरती घूम रही, अगर बल नहीं लगता तो नहीं घूमती भाई। अच्छा यही नियम दोस्तों यहां पे भी लगता है, अगर हम आपसे कहें कि बेटा ये हमारी अर्थ है, अगर हम आपसे कहें ये अर्थ है हमारी, और मान लो कि हमने एक छोटी सी बॉल ली, एक छोटी सी बॉल ली, ठीक है ना, तो छोटी सी ये बॉल अगर हम अर्थ के सरफेस पे, ये हमारी बॉल है बेटा,
और ये हमारी अर्थ है। तो क्या वजह है कि बॉल अर्थ की तरफ गिरती है? ऐसी क्या वजह है कि बॉल ऊपर से अर्थ की तरफ ही गिरती है? तो यहाँ पे भी जो लॉ लग रहा है बेटा वो ग्रेविटेशन है, जो नियम यहाँ पे कार्य कर रहा है वो ग्रेविटेशन है, और यहाँ पे भी जो लॉ लग रहा है वो कौन सा है बेटा? ग्रेविटेशन। तो फिजिक्स में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई घटनाएं अगर हो रही हैं तो उसके पीछे कारक एक ही होता है, कारण एक ही होता है, और इसे हम यूनिफिकेशन कहते हैं, शुद्ध हिंदी में एकीकरण, या आप जो शब्द यूज करो। पर आप समझना दोस्तों, एक्सप्लेनिंग डिफरेंट फिनोमिना, विभिन्न घटनाओं को एक्सप्लेन करना, समझा पाना विद वन सिंगल लॉ, एक ही नियम से, ठीक है। जैसे न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन्स फॉलिंग एप्पल एंड द मून्स ऑर्बिट, कि मून भी हमारा जो है धरती से, धरती के अट्रैक्शन में है, या फिर हम जो बात बताए हैं आपको वो वाली घटना, इन सब के पीछे एक सिंगल लॉ न्यूटन का लग रहा है, और वो क्या है बेटा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि एक बड़ी पिक्चर आपको दिखाई दे रही, चाहे ये जो है गिर रहा है सेब गिर रहा है धरती पे, या आप कह दो कि दोस्तों यहाँ पे प्लानेट जो है चारों ओर घूमते हैं सूर्य के, इन सारी घटनाओं के पीछे एक नियम लग रहा है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं यूनिफिकेशन। बाकी ये बहुत पिक्चर के माध्यम से छोटी छोटी बातें लिखी जिन्हें आप पढ़ के समझ सकते हो। तो आपको संभवतः यूनिफिकेशन समझ में आ गया होगा कि यूनिफिकेशन का मतलब हो गया बहुत सारी घटनाओं के पीछे एक कारण होना। समझ रहे हो? जैसे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है, अब ये एक घटना हो गई, सबके पीछे एक ही कारण है। क्या कारण है आपका पढ़ाई में क्यों मन नहीं लगता है? तो अब देखो, ये आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये एक रिजल्ट हुआ। इसके पीछे आप सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हो, आप जब कुछ सीखने वाली बात आती है उसमें मन नहीं लगाते हो, आप एकदम लेजी हो, आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो, ये सारी घटनाएं मिला के क्या कर रही है कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इसी तरीके से दोस्तों कई सारी घटनाओं के पीछे एक कारण को ढूंढ लेना हमारा क्या कहलाता है फिजिक्स के अंदर? यूनिफिकेशन कहलाता है। आप अभी 10वीं से 11th में आए हो तो शायद अंग्रेजी के कुछ शब्द परेशान कर रहे हो, तो ये समझ लेना, आप जब आपको कुछ कठिन लगे ना तो एक एक चीज की वर्ड मीनिंग पूछा करो या समझा करो। आप इसके लिए जो है डिक्शनरी यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, क्योंकि बेटा हमें सारी पढ़ाई अपनी अंग्रेजी में ही करनी, इसीलिए अंग्रेजी से डर के हम कुछ भी नहीं कर सकते, डरना मना है अंग्रेजी से, ठीक है ना। आप धीरे धीरे चीजों को समझोगे तो आप हिंदी में समझने की कोशिश किया करो, फिर बाद में उसको ट्रांसलेट करके लिखने की कोशिश किया करो, क्योंकि हमें पता है, अब मैं भी कभी आपकी तरह 11th क्लास में था तो कभी कुछ बड़ी बात आती थी इंग्लिश में तो दिक्कत करती थी, तो उसे पहले हिंदी में समझ लो, फिर उसको ट्रांसलेशन के जरिए उसको इंग्लिश में करने की कोशिश किया करो, क्योंकि एग्जाम अभी देना आपको दूर की बात है, पहले आपको फिजिक्स में समझना होगा चीजों को। चलो सर, यूनिफिकेशन आपके बताने के हिसाब से इस एग्जाम्पल से समझ में आया। एक और नियम है बेटा रिडक्शनिज्म, फिजिक्स के अंदर चलता है। ये रिडक्शनिज्म क्या है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ परिभाषा, ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कभी भी जब कुछ आपको कॉम्प्लेक्स दिखे उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के स्टडी करना क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है, सिंपल पार्ट में स्टडी करना क्या कहलाता है? रिडक्शनिज्म कहलाता है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। मान लो आपके पास ये चैम्बर दिख रहा है और इस चैम्बर में गैस भरी है, तो जाहिर सी बात है कि जो बर्तन होगा, जो चैम्बर होगा वो मजबूत होना चाहिए, वरना ये फट सकता है। आप देखते हो ना आपके घर में 14-15 किलो जो वो गैस सिलेंडर होता है वो बड़ा मजबूत होता है, उसको छत से फेंक दो तो कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो उसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है, दाब लगा रही है, तभी तो कभी कभी सुनने में आता कि फट गया भाई गैस सिलेंडर। प्यारे बच्चों, ये दाब कैसे आया होगा? इतनी बड़ी बात को समझने के लिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना हमें जरूरी होगा। जैसे गैस किससे मिलके बनी है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं? मोशन करते हैं। जब ये मॉलिक्यूल मोशन करते हैं तो ये फोर्स लगाते हैं किस पे? जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लो बेटा कि ये टैंकर है, ठीक है ना, लेट्स से कि दिस इज अ टैंकर, और इसमें आपको मैं बता रहा हूं कि गैस भरी, ठीक है ना। इसमें गैस भरी का क्या मतलब जानते हो? इसमें छोटे छोटे हमारे क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे गैस के। ये जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे दोस्तों, ये क्या कर रहे होंगे? मॉलिक्यूल थोड़ा स्क्वायर टाइप के लग रहे हैं यार, ये मैंने सेलेक्ट ही ऐसे स्क्वायर जैसा किया था। खैर, ये मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे दोस्तों? तो अगर एक मॉलिक्यूल की हम स्टडी करने के लिए इसको पकड़ के लाएं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें बहुत सारे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है दोस्तों? मोशन कर रहा है। मोशन अगर करेगा तो ये टकराएगा किससे? बर्तन से। स्ट्राइक कर रहा है, ठीक ना, स्ट्राइक किससे करेगा? वेसल से। वेसल मतलब बर्तन जिसमें गैस रखी है, जिसे आप सिलेंडर कह रहे हो।
क्या कहते हो, देसी भाषा में कहते हैं हम सिलेंडर में गैस डलवाने जा रहे, भरवाने जा रहे। तो दोस्तों अब इसके मोशन को समझना, इसकी मोशन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो इसकी मोशन फास्ट होने लगेगी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो इसकी मोशन क्या होने लगेगी, फास्ट ये मूव करने लगेगा, खूब तेज टक्कर मारेगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो आप देखो कि इतनी कॉम्प्लेक्स घटना को हमने बड़े सिंपल शब्दों में तोड़ा, सिंपल चीजों में तोड़ दिया बेटा, कि किसी बड़ी घटना को छोटे छोटे पार्ट में करके स्टडी करना ना क्या कहलाता है, रिडक्शनिज्म कहलाता है। जैसे आप कह दो कि सर हमारे घर का बल्ब जो है वो जल रहा है, अब उसके पीछे जितनी भी चीजें लगी हैं सबको तोड़ तोड़ के पढ़ो कि इसमें करंट आ रही है, करंट क्या होती है, बल्ब के अंदर क्या भरा होता है, टंगस्टन क्या होता है, ये इसके अंदर भरी गैस कौन सी है, क्या क्या चीजें हैं। तो ये सारी बात को तोड़ तोड़ के स्टडी करना क्या कहलाता है, रिडक्शनिज्म कहलाता है। इसको यहाँ पे लिखा गया ब्रेकिंग मतलब तोड़ना, अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, किसी कठिन सिस्टम को जो देखने में लग रहा भाई मैं तो ना पढ़ पाऊंगा, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, रिडक्शनिज्म कहते हैं। सिंपल सिस्टम में तोड़ना कॉम्प्लेक्स सिस्टम को रिडक्शनिज्म कहलाता है। अब ये संभवतः आपने समझ लिया हो। तो साथियों अब हम चलते हैं कि भैया ये फिजिक्स को हम कितने पार्ट में स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स बेटा एक वो है जो हमें अपने पूरे सामने दिख जाए, जैसे हम आग सेक रहे हैं तो किसी से पूछोगे कहेगा हीट है, थर्मोडायनेमिक्स लगेगा यहाँ पे। आप देख रहे हो बल्ब जल रहा है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, आप कहोगे ऑप्टिक्स है, लाइट वाली पढ़ाई करना पड़ेगा फिजिक्स की यहाँ पे। आप रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन शायद पढ़ के भी आए हो 10वीं क्लास में, लेंस मिरर ये सब आपने पूरा अच्छे से पढ़ लिया हो। आप फिर कोई बात करते हो तो कहते हो इलेक्ट्रिसिटी, वो भी लगभग चीजें वहां पे भी अच्छे से क्लियर हो जाती कि तार में जो है इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी वाली पढ़ाई। आप मैग्नेट देखते हो, मैग्नेटिज्म पढ़ते हो, वहां पे भी आपको चीजें ऊपर ऊपर से विजिबल है। लेकिन क्या अब आप कभी एक एटम के अंदर जाते हो, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स देखते हो, वहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन समझते हो, ये पढ़ाई बड़े माइक्रो लेवल पे चली जाती है, छोटे स्तर पे चली जाती है। तो फिजिक्स बेटा दो तरीके से हम पढ़ते हैं, एक होती है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मतलब थिंग्स वी कैन सी विद आवर आई, जो हम अपनी आंखों से देख के फिजिक्स पढ़ते हैं, काफी चीजें समझते हुए, उसे हम मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें आपका बेसिकली आता है बेटा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। अगर कोर बात करें आपसे, ज्यादा इधर उधर की नहीं, एक थर्मोडायनेमिक्स आता है बेटा, एक मैकेनिक्स आता है। मैकेनिक्स में वही बेटा जो आप मशीनरी पूरा सिस्टम देखते हो, फोर्स, ठीक है ना, आप फोर्स लगाते हो तो किसी बॉडी में मोशन आता है, ठीक है ना, उसका मोमेंटम चेंज होता है, ये सब मैकेनिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। आप बात करते हो ऑप्टिक्स, जिसे आप लाइट कहते हो बेटा, आप बात थर्मोडायनेमिक्स की कर रहे हो, तो यहाँ पे जो चीज आ रही वो हीट है बेटा। तो जो चीज हमें अपनी आंखों से दिखाई दे, अब आप कहोगे सर हमें वो तो नहीं दिखाई देती हीट, ठीक है ना, लेकिन जिसका प्रभाव हमें अपनी आंखों से देख के ठीक ठाक समझ में आ रहा है बेटा, उस फिजिक्स को हम कहते हैं स्थूल फिजिक्स अथवा मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, ठीक है ना। अब दूसरी होती है बेटा माइक्रोस्कोपिक, जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन की स्टडी आप कर रहे हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को तो कभी पार्टिकल समझते कभी वेव समझते हैं बेटा, समझ रहे हो, इसके पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी लगती है। प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गए, आप जानते हो ना कि एटम होता है, एटम में बेसिक बात जानते हो कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये छोटे पार्टिकल हैं बेटा, इनके ऊपर मैकेनिक्स के लॉज को लगाना थोड़ी गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। मैं एक बात जानता हूं जिससे ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम मैकेनिक्स के लॉज लगाएं, इस वाली फिजिक्स के नियम को इस पे लगाएं ना, तो काम ही नहीं करेगा भाई, फिर हम बहुत गलत पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा ऐसे पार्टिकल्स की स्टडी करना हमारा क्वांटम फिजिक्स कहलाता है, क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है, और ये फिजिक्स हमारी कहलाती माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, जिसे हम अपनी आंखों से देख के नहीं हर एक चीज विजुअल समझ सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स क्या है, टीनी थिंग्स लाइक एटॉम, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, इन सब की स्टडी करना, क्वार्क, एंटी क्वार्क, ठीक है ना, मेसान, पाई मेसान, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये कहलाती है पढ़ाई बेटा आपकी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। जैसे एटम और न्यूक्लियस, दो चैप्टर आपको 12th में पढ़ने हैं, आप दो चैप्टर मेरे से पढ़ोगे अगर पढ़ाई करोगे, एटम और न्यूक्लियाई, ठीक है बेटा, ये ऐसे चैप्टर हैं बच्चों जिसे आपको अपने 12th क्लास में पढ़ना है। और पूरी 11th में बात किया जाए तो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स ही है 11th की फिजिक्स। उसमें मैथ थोड़ी हार्ड लगती बच्चों को, पर बहुत क्लियर रहती पिक्चर। कार चल रही है, कार रुक गई, ठीक है ना, तुम पत्थर फेंक रहे हो, फिर तुम देख रहे हो कि किसी गैस को गर्म किया जा रहा है,
यही सब पूरे 11th क्लास में पढ़ना है तुम्हें। एक रस्सी में कैसे वेव बन रही है, पानी में कैसे वेव बन रही है, सिंपल पेंडुलम क्या है। तो जो चीजें हमारी आंखों से दिखेंगे पूरी 11th क्लास है। हमें तो लगता है मजा आता है कि भाई एक बात बता देनी चाहिए बच्चों को कि मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स जो हमें पूरे 11th में पढ़नी है। खैर ऑप्टिक्स और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हीट ऑप्टिक्स वाला जो पार्ट है इसे हमें 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो कुल मिला के 11th 12th जब आप पढ़ाई करोगे तो आप बहुत सारी चीजों देखोगे जो कि हमारी मैक्रो फिजिक्स के अंदर आएंगी और माइक्रो फिजिक्स के अंदर आएंगी। आपकी बातों से आपको ये समझ में इतना आ गया होगा कि वो पढ़ाई जो उस चीज की पढ़ाई जो हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं माइक्रो में पढ़ेंगे, जिसे हम देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं एकदम अपनी आंखों से, उसे हम मैक्रो फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो बेटा फिजिक्स की ऐसे ही बहुत सारी ब्रांचेज हैं, आप इसे देख सकते हो और अपनी कॉपी पे एक नोट बना सकते हो। जैसे एक होती है हमारी क्लासिकल फिजिक्स, एक हमारी होती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में जो बात होती है बेटा ये क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविटी और भी बहुत सारी चीजों की होती है। और जो क्लासिकल फिजिक्स बेटा उसमें मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स ये सब आता है, ठीक है ना। तो आप जब इस पिक्चर को देखोगे ना, ये पीडीएफ आपको बेटा मिल जाएगी। आप अगर एक नए स्टूडेंट हो तो विद्याकुल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर देना, वहां नोट सेक्शन में आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। अथवा अगर आपको कोई समस्या आ रही तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिल पा रही है। क्योंकि वन शॉट लेक्चर का उद्देश्य होता है समझना, आपको चीजें समझ में आए और आप बढ़िया नोट्स बना सको बेटा, ठीक है ना। अब दोस्तों देखो, जो ये क्वांटम मैकेनिक्स हो गई, रिलेटिविटी हो गई, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई, कंडेंस्ड मैटर हो गया, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, केमिकल फिजिक्स, जियोफिजिक्स, ये सब सारी चीजें जो हमारी हैं ये हमारी आती मॉडर्न फिजिक्स या माइक्रोस्कोपिक में। और जो बड़ी बड़ी बातें हमें दिखाई दे रही भाई समझ में आ रहा है वो मैक्रो फिजिक्स में आता है, ठीक है ना। तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर लेना है तो आप कहोगे कि सर फिजिक्स को हम दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। जैसे सर फिजिक्स को अगर हम दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं तो बेटा ये पार्ट तो आपको कभी भूलना नहीं। जैसे कौन सा वाला, एक हमारी होती है बेटा मैकेनिक्स, इसकी भी कई सारी ब्रांचेज हैं पर मैकेनिक्स हम कह देते हैं। मैकेनिक्स में फोर्स, मोशन ये सब स्टडी करी जाती है, ठीक है बेटा। फिर हमारे बाद आती इसमें क्या आती है, थर्मोडायनेमिक्स। प्यारे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में जो हम पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई हमारी कहलाती है हीट, टेम्परेचर, इन सबसे रिलेटेड होती है। हीट, टेम्परेचर, ठीक है ना, इन सबसे रिलेटेड होती है। फिर दोस्तों हमारी पढ़ाई होती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म दोनों कॉम्बो है। इसका मतलब आपको अगर छोटे में बताएं हम बेटा तो जो हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, चार्ज समझते हैं, ठीक है, या फिर हम मैग्नेट के बारे में पढ़ाई करते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फोर्स, ये सब सारी चीजें कुल मिला के चार्ज की इसमें स्टडी की जाती है। और अगर आप इस तरफ ब्रांच बना रहे हो बेटा दूसरा पार्ट जिसमें मॉडर्न आता है बेटा, तो इसमें बेसिकली आता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्या आता है, क्वांटम मैकेनिक्स आता है बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स आता है, ठीक है ना। जिसमें हम लोग एटम, ठीक है ना, और न्यूक्लियाई, ठीक है बेटा, न्यूक्लियाई, ये सब सारी चीजें स्टडी करते हैं दोस्तों। आप समय के साथ चीजों को बहुत अच्छे से जानोगे। यहाँ पे आपका ऑप्टिक्स भी है बेटा, ऑप्टिक्स आप जानते होगे, ठीक है ना। ऑप्टिक्स अगर सच पूछा जाए तो ये मैं 12th क्लास में आपको पढ़ाता हूँ, 12th का पार्ट है, ये भी 12th का पार्ट है बेटा। ये दोनों पार्ट आपको 11th में धुआं करना है, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स वेव वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट आपका 11th में चला जाता है, ठीक है ना। अगर बात करें एटम और न्यूक्लियाई तो ये भी बेटा आपको 12th क्लास में ही सीखने को मिलेगा, ठीक है ना, 12th क्लास में ही आपको सीखने को मिलेगा। और ये वाला पार्ट पूरा आप 12th में डिटेल में पढ़ते हो। ये तो थोड़ा जनरल बात हुई, बाकी आप यहां से ब्रांचेज नोट कर सकते हो जो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, कंडेंस्ड मैटर, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, केमिकल फिजिक्स, ये सब सारी दोस्तों चीजें, ठीक है। अब आप मेरे से ये पूछोगे कि गुरुजी ठीक है समझ गए, अब आप ये बताइए कि फिजिक्स में हमारे पास जो जितने भी लॉज है ना, कौन कौन से हमारे पास फोर्सेस होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं थोड़ी सी बात करूं बेटा फिजिक्स के बारे में, अगर फिजिक्स का क्या महत्व है तो आप कभी सुने हो स्टीम इंजन के बारे में, जेम्स वाट के बारे में सुना है बेटा, जिसको जो एक समय था कि मतलब उसके जेम्स वाट ने किसकी खोज की थी, स्टीम इंजन की खोज की थी। बेटा आप पढ़ पा रहे हो अपने घर पे मोबाइल फोन लेके, शायद मेरा ये लेक्चर देख रहे होगे, तो आपको मैं बता दूं इसके पीछे भी स्टीम जिम्मेदार है। जैसे आजकल कहा जाता है ना इसके पीछे फला जिम्मेदार है, मीम बहुत चलती है, इसके पीछे स्टीम जिम्मेदार है। सर कैसे कह सकते हैं आप,
प्यारे बच्चों, स्टीम में बहुत ताकत होती है। जितने पावर प्लांट चल रहे हैं सब कोयले से बेसिकली चल रहे हैं। कोयला क्या किया जाता है, कोयले का चूरा बनाया जाता है, कोयले को जलाया जाता है, उस चूरे को, उससे हीट मिलती है तो पानी गर्म करते, पानी से भाप बनती है, भाप को टरबाइन पे मारते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी बनती है, और फिर उससे डायनेमो कनेक्ट करके हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे घरों पे आ रही है, उसी से आपका मोबाइल फोन चार्ज हो रहा है और फिर आप हमको देख पा रहे हो। कितनी बड़ी बात मैंने बता दी। अब सोचो कि स्टीम इंजन जो है बेटा, फिजिक्स में यही चीजें हैं बेटा कि कभी भी कोई लॉ बना, कोई भी नियम बना, उससे कोई चीज बना लेना ही टेक्नोलॉजी है। आप स्टीम तो सब लोग जान रहे थे, स्टीम के पीछे हीट सब रिस्पॉन्सिबल है, सबको पता है, एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, सबको पता है। क्या फिर कैसे बना स्टीम इंजन, ये टेक्नोलॉजी हुई बेटा। अब दोस्तों वैसे ही कंप्यूटर और मोबाइल्स देखने में लगता कितना हार्ड, कैसे बना होगा, उसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक्स जिम्मेदार है। बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके पीछे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जिम्मेदार है। तो बेटा फिजिक्स में कोई लॉ बनता है तो फिर उससे टेक्नोलॉजी बन जाती है, ठीक ना, उससे हमारी सारी जो टेक्नोलॉजी उससे बनती है, और उससे सोसाइटी का हमारा क्या होता है, भला होता है, ठीक है ना। आप फिर जानते हो न्यूक्लियर पावर, तो बेटा न्यूक्लियर पावर फिजिक्स की देन है। फिजिक्स ने में स्टडी की गई न्यूक्लियर रिएक्शंस की, न्यूक्लियर इवेंट्स की, और आपको पता होगा कि ये दो तरह की होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। फिर इससे बना हमारा क्या, बॉम्ब बना, न्यूक्लियर बॉम्ब। एक हमारा हाइड्रोजन बम होता है, एक हमारा न्यूक्लियर बम होता है, जिसके बल पे आज हम बात करते हैं कि बड़ी बड़ी वार में जिताने की इसके पास ताकत है। न्यूक्लियर बॉम्ब में बहुत ताकत होती है। आपने कहानी शायद सुनी होगी जापान की, जिसके ऊपर यूएस ने उसके दो शहर थे, नागासाकी और हिरोशिमा, उस पर गिराया था। 1945 की बात है ये। तो आप ये बात मानो बच्चों कि फिजिक्स में किसी भी चीज की खोज हुई, अब न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये पढ़ाई हम फिजिक्स में करें और इससे हम अब बना ले रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब, तो ये बेटा हमारी टेक्नोलॉजी हुई जो कि फिजिक्स की पढ़ाई करके ही विकसित हुई है। और इससे जो अच्छा फायदा या बुरा जो भी मिल रहा है वो समाज को ही इसको मिल रहा है फिजिक्स से। तो ये जो हम चार बातें आपको यहाँ पे लिख के बता रहे हैं, इसका मतलब है फिजिक्स, फिर टेक्नोलॉजी, और इसका समाज पे क्या फर्क पड़ा, समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे हम बात करें इंटरनेट, आपको पता है अभी जो है ईरान और जो है यूएस का वार जो है चल ही रहा है, तो इसमें पता लगा था बीच में एक चीज बहुत तेज से खबर आई थी कि भाई हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर की केबल्स हैं अगर वो कट गई कहीं पे, माइन वाइन वहां पे वो पानी के अंदर से आ रही, तो ये इंटरनेट पूरा ठप हो जाएगा, पूरा इंटरनेट का सिस्टम ठप हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो इंटरनेट है ये फाइबर ऑप्टिक्स पे काम करता है। आप 12th क्लास में थोड़ा डिटेलिंग इसकी जानोगे, ठीक है ना, इसके अंदर कैसे चीजें हो रही हैं। और ये पूरा बेटा आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ये इंटरनेट है ये पूरा जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर पे वर्क करता है। और ये आप सोचो कि हम जान रहे हैं बहुत पहले से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, ऑप्टिक्स को, ठीक है ना, लेकिन ये जो ऑप्टिकल फाइबर की खोज हुई फिर इससे इंटरनेट सुविधा हमारी इतनी अच्छी चल रही है। तो ये फिजिक्स और साथ में टेक्नोलॉजी और सोसाइटी पे इसका क्या फर्क है, ये आपस में लिंक्ड बातें हैं बेटा। कि अगर फिजिक्स में हम किसी चीज का विशेष ज्ञान रखेंगे, जब फिजिक्स रहेगी बेटा तो उसी से क्या बनेगी, टेक्नोलॉजी बनेगी। क्या बनेगी बेटा, टेक्नोलॉजी बनेगी। और जब उससे टेक्नोलॉजी बनेगी तो कहीं ना कहीं उसको, सोसाइटी को उसका फायदा होगा, जो हमारा समाज है बेटा उसको उसका फायदा होगा। अब अगर जेम्स वाट ने स्टीम इंजन की खोज नहीं की होती, स्टीम में ताकत है पूरी दुनिया जान रही थी, फिजिक्स भी समझ रही थी, उसमें हीट की बातें सारी सब लोग जान रहे थे, पर उससे खोजा गया स्टीम इंजन, स्टीम पावर प्लांट, बहुत सारी बातें आगे हमने खोजा, उससे बनाई हमने टेक्नोलॉजी, और उसका प्रभाव हमारी पूरी सोसाइटी को देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है साथियों। अगर हम और आगे चर्चा करें तो हमारे पास अब आता है फिजिक्स में बेटा चार फंडामेंटल फोर्सेस। ये चार फंडामेंटल फोर्सेस कैसे होते हैं इसके बारे में मैं बताता हूं। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे नोट्स आप जरूर लगा लेना। कौन कौन से बेटा, फोर फंडामेंटल फोर्सेस, फोर फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस, क्लियर है बेटा, फोर फंडामेंटल फोर्सेस। ये जो हमारे चार मूलभूत बल हैं ये आपको देखने को मिलते हैं कई जगहों पे, तो इन्हें हमें समझना होगा बेटा कि ये चार फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से। जैसे एक होता है बेटा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये बल बेटा किसके बीच लगता है, दो द्रव्यमानों के बीच लगता है। अगर दो द्रव्यमान है, कोई भी दो वस्तुएं हैं उनके बीच, कोई भी दो वस्तु ले लो बेटा,
तो उनके सेंटर को जोड़ने वाली लाइन जो होती है, इसी के हमारा एलोंग ये जो बल लगता है बेटा, न्यूटन ने बताया था कि दो बॉडीज m1 और m2 मास की हैं, r डिस्टेंस पे हैं, तो ये फोर्स होता है g m1 m2 बटे में r स्क्वायर। इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। धरती किसी वस्तु को खींच रही है, या सूर्य धरती को खींच रहा है, या यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को खींच रही जिस बल से, उसे हम कहते हैं बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बड़े कमजोर फोर्स होते हैं, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती, बहुत कम होती इसकी वैल्यू। मैं अब क्या ही बताऊं, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती बेटा। अगला फोर्स है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच लगता है। कहा जाए कि इस फोर्स के पीछे जिम्मेदार कौन है बेटा, तो बहुत डिटेल में जब हम समझते हैं तो ये पता लगता है कि इस फोर्स के पीछे जो जिम्मेदार है बेटा वो चार्ज ही है। मतलब दो चार्जेस के बीच भी ही लगता है बेटा हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। और एक चार्ज अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, फिर दूसरे चार्ज पे फोर्स लगता है तो उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मतलब दो चार्जेज के बीच बेटा जो फोर्स लगता है, पहला चार्ज अगर Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तो इनके बीच जो बेटा फोर्स लगता है, इनके बीच के डिस्टेंस r है, तो ये बराबर होता है k Q1 Q2 और बटे में r स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ भी कहलाता है। तो दो चार्जेज के बीच जो फोर्स लगता है बेटा उसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, ठीक है ना। और चार्ज अगर मोशन में आ जाए तो फिर उससे करंट बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स का अनुभव करता है तो उसे मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। जैसे अगर कहीं वायर में करंट जा रही है और उसके आसपास आप मैग्नेट के छोटे छोटे टुकड़े रख दोगे तो वो मैग्नेट के टुकड़ों पे भी फोर्स लगेगा, ठीक है, और वो अलाइन हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, यहां पे दो चार्जेज के बीच जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और दो हमारे मासेस के बीच जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चार फोर्सेस में से मैंने आपको दो फोर्स बता दिए, पहला वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा वाला क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा वाला क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, ये दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेटा ये बहुत स्ट्रांग होता है, स्पेशली अगर ये फोर्स 1 न्यूटन का है तो ये एक के आगे 36 बार जीरो बढ़ा दो, इतने न्यूटन का होता है। समझ रहे हो, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, 36 जीरो बढ़ा दो तो 10 की पावर 36 टाइम्स ये स्ट्रांगर होता है कंपेयर टू ग्रेविटी फोर्सेस के। मतलब कहा जाए तो ये बहुत वीक फोर्स होता है। नेचर में सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स कौन सा फोर्स है बेटा, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। नेचर में सबसे ज्यादा वीकेस्ट जो फोर्स होता है बेटा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांगर होता है हमारा क्या, वैद्युत चुंबकीय बल। चाहे वैद्युत बल कहो या चुंबकीय बल कहो, इसमें दो बल आते हैं बेटा, वैद्युत बल भी आता है और चुंबकीय भी बल आता है। इसको मिला के एक ही इवेंट में यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया है। साथियों अगली बात करें तो बेटा हमारे पास दो और बल आते हैं, बल नंबर 3 और बल नंबर 4, जिन्हें हम कहते हैं दोस्तों, तीसरा वाला हमारा कहलाता है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स और ये कहलाता है वीकर न्यूक्लियर फोर्स। बेटा आप जानते हो कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है, शायद आपने सुना हो केमिस्ट्री के अंदर कि न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन होते न्यूट्रॉन होते, इन प्रोटॉनों या न्यूट्रॉनों या प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों के बीच जो फोर्स लगता है बेटा उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये बहुत स्ट्रांग होता है। द स्ट्रॉन्गर फोर्स इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा होता है, यही न्यूक्लियर फोर्स होता है। और एक होता है दोस्तों हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये किसके बीच लगता है, तो प्यारे दोस्तों जब कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है उससे बीटा डीके होता है, आप 12th क्लास में पढ़ोगे, तो ये जो न्यूक्लियंस के बीच फोर्स लगता है उसे हम लोग कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है हमारा प्रोटॉनो 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 न्यूट्रॉनो 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 प्रोटॉनो, इनके बीच लगता है। न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच लगता है। और ये बल भी बेटा हमारा न्यूक्लियंस में ही लग रहा है, मतलब न्यूक्लियस में जो रहने वाले पार्टिकल उन्हीं में लग रहा है। पर यहाँ पे अब दिक्कत है कि न्यूक्लियस डिस्टर्ब हो गया है, वो अब टूट रहा है, तो ये फोर्स वीक फोर्स कहलाता है बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक बीटा डीके। ये कुछ नाभिकीय अभिक्रियाओं में देखने को हमें मिलता है। प्यारे साथियों अब आगे हम अगर बात करें बेटा, तो हमारे पास जब भी कोई भौतिक घटना होती है, जब भी कोई फिजिकल इवेंट होती है, पूरे फिजिक्स में बेटा जब भी कोई फिजिकल इवेंट होती है तो कुछ क्वांटिटीज हमारी कांस्टेंट रहती है, जिसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन। समझ रहे हो, जैसे आप कहते हो कि झरने पे पानी है तो पोटेंशियल एनर्जी वो गिरता जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी, फिर जमीन पे गिरा
टरबाइन चली तो मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारी बातें हम कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एनर्जी हमारी कांस्टेंट है। ऐसे ही हम चार्ज को कांस्टेंट मानते हैं, ऐसे ही हम मोमेंटम को कांस्टेंट मानते हैं। तो हमारी जो फिजिकल इवेंट है बेटा, उसमें बहुत सारी इवेंट हैं जिसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बदलती है, उसे हम कंजर्वेशन नाम देते हैं। जैसे हमारे पास, हमें पता होना चाहिए, इन एनी फिजिकल प्रोसेस सम क्वांटिटीज डू नॉट चेंज, वो बदलती ही नहीं है। दीज आर कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? कंजर्व्ड क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छे से सुना होगा कि बहुत आसानी से आपको टीचर ने बताया होगा, C+O2 मिल के बना CO2, तो इसका 12 होता है, इसका 32 होता है और ये 44 होता है। तो 12 और 32 को जोड़ दो तो मास हमारा क्या आया? 44 ही आया। ठीक है ना, हमारा जितना मास रिएक्शन से पहले उतना बाद में ही है, तो हमने कहा इस रिएक्शन में हमारा मास कंजर्व्ड है। वैसे ही दोस्तों फिजिक्स के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चलता है। तो एनर्जी को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, बशर्ते हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपको जानना चाहिए कि बहुत सारी फिजिकल इवेंट्स में ये हमारा फॉलो होता है। दोस्तों दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है दोस्तों? ये कहता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम का कुल चार्ज कांस्टेंट रहता है। जैसे आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं बेटा, आप लिखते हो ना कि Cu पे डबल प्लस चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो ये हो गया हमारा Cu। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 प्लस 2 माइनस मिला के पहले भी नेट चार्ज 0 था, बाद में भी नेट चार्ज 0 है। मतलब जो चार्ज है पूरे सिस्टम का वो कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रहा है। समझ रहे हो? इस वाली जो इवेंट है, किस कई इवेंट्स में देखने को मिलेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो होगा। ये सारी रिएक्शंस का रूल है, चाहे केमिकल की रिएक्शन हो या फिजिक्स में भी हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो उसमें सब में बेटा ये आपको देखने को मिलता है कि चार्ज जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं। ऐसे ही दोस्तों हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, जिसमें हम रॉकेट का जो है हम लोग प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं, रॉकेट की लॉन्चिंग कर रहे होते हैं, या फिर दो पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं। पूरे मैकेनिक्स में हम आपको जगह जगह पढ़ाएंगे कि जो मोमेंटम है सिस्टम का, जो मोमेंटम है इस इवेंट में, वो कांस्टेंट है। तो ये आप जब पढ़ोगे तो आप खुद समझोगे बेटा कि कई हमारी जब इवेंट हम पढ़ रहे होंगे उसमें हम ये कहेंगे, मोमेंटम को P से दिखाते हैं। जितना मोमेंटम इनिशियल में था बेटा, उतना ही मोमेंटम हमारा फाइनल में भी है। मतलब कोई चीज शुरू हुई उसके पहले जो मोमेंटम था और उस घटना के बाद मोमेंटम। जैसे मैं बात आपसे करूं कि आपने बचपन में कंचे खेले होंगे, छोटे छोटे जो गोलियां आती कांच की। तो जब आप खेलते हो तो आप देखते हो कि एक कांच की गोली इधर से चली, दूसरी इधर से चली, अभी कुछ मोमेंटम है, वो टकरा गई, इधर उधर बिखर गई, तो टकराने के बाद का मोमेंटम ये कांस्टेंट होगा। जितना पहले रहा होगा उतना ही बाद में होगा। तो ऐसे फिजिक्स में बेटा बहुत सारी घटनाएं आप पढ़ोगे जिसमें हमारा मोमेंटम भी चेंज नहीं होता। तो ये तीन कंजर्वेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक है एनर्जी कंजर्वेशन, जिसमें हम कहते हैं ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हस्तांतरित कर सकते हैं। जैसे आप खाना खाते हो, आपकी बॉडी में एनर्जी आई, आपने वो एनर्जी पैडल पे खर्चा करी, पैडल चला घूमा तो आपकी साइकिल भागी। तो ऊर्जा ही कहीं ना कहीं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है, बदलती जा रही है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने दूसरी बात बताई बेटा चार्ज वाली बात थोड़ा आपको सुन के हैरानी हो रही होगी, लेकिन जब आप बहुत सारी रिएक्शंस देखोगे, आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखोगे अपने 12th क्लास में, तो आप ये बात बहुत आसानी से समझ जाओगे कि किसी सिस्टम का जो कुल चार्ज रहता है आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। वैसे ही दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है ना, जिसमें आप अपने 11th क्लास में कम से कम बहुत जगहों पे इसका उल्लेख होगा, बहुत जगहों पे ये बात आएगी कि किसी सिस्टम में, किसी हमारे कोलिजन में या फिर किसी मोशन में हमारा जो लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहा, और फिर आपको ये समझ के मजा आएगा। तो ये तीन कंजर्वेशन आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए, आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए, और आप इसे अपने आगे 11th और 12th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। प्यारे बच्चों, अगर हम अगली बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, तो हमारी जो अगली महत्वपूर्ण बात आती है बेटा, वो आती है कि हमारी जो फिजिक्स है वो तो ठीक है। अब आप बहुत सारे सेलिब्रिटी का नाम जानते हो, आप बहुत सारे क्रिकेटर्स का नाम जानते हो, और कभी मतलब ये बात बहुत ज़्यादा शर्मनाक लगती है कि
हम बिहारी हैं, लेकिन हम भारतीय हैं सबसे पहली बात तो, लेकिन हमें अपने भारत के साइंटिस्ट के बारे में पता नहीं। पूरी फिजिक्स हम जानने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं हमसे जेई क्वालिफाई हो जाए, नीट, कभी हमारा कोई नहीं हमारा होता है जो हमें इंस्पायर कर दे। बहुत बात करी जाएगी तो एक दो बच्चे जानते होंगे कि भैया जो है हमारे पास मिसाइल मैन, ठीक है ना, एपीजे अब्दुल कलाम की बात सुने होंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि 5 साइंटिस्ट के नाम बताओ और उनके कार्य का वर्णन करो कि उन्होंने क्या काम किया, किस क्षेत्र में उनका योगदान है, तो बहुत सारे बच्चे इसको शायद जानते ही नहीं होंगे। तो बेटा हमारे पास फिजिक्स में बहुत जो है अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं जिनके योगदान अपने अपने फील्ड में है। मैं कुछ के नाम यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूंगा, जैसे सर सीवी रमन, इन्होंने बेटा डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट, ठीक है ना, रमन इफेक्ट, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट है बेटा, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया, ये सर सीवी रमन है, ठीक है ना। फिर हैं दोस्तों एस एन बोस, एस एन बोस के बारे में आपने सुना होगा, वर्कड ऑन क्वांटम स्टैटिक्स बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना। तो ये इन्होंने इसकी खोज की थी, इसके बारे पे इन्होंने वर्क किया था बेटा, और ये एडवांस खोज है, एस एन बोस ने इसको किया था। दोस्तों होमी जागीर भाभा, डॉक्टर होमी जागीर भाभा, ठीक है ना, भाभा जो है ये मुंबई में है पावर प्लांट, आपने सुना होगा भाभा पावर प्लांट ऐसे करके कुछ। तो दोस्तों ये जो है ये क्या कहलाते, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कहलाते, जनक कहलाते, पिता कहलाते, ये है डॉक्टर होमी जागीर भाभा। एंड फिर है हमारे पास एस चंद्रशेखर, तो एस चंद्रशेखर ने क्या खोज किया था, स्टडीड द स्ट्रक्चर एंड इवेल्युएशन ऑफ स्टार, चंद्रशेखर लिमिट, मतलब इनका जो है एस्ट्रोफिजिक्स में योगदान है दोस्तों, ठीक है ना, मतलब जो फिजिक्स हमारी जो है स्पेस में जाती है उसमें इनका योगदान है। और ये है हमारे पास कौन, एस चंद्रशेखर, तो जिन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज की। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही हमारे पास बहुत साइंटिस्ट हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा जगदीश चंद्र बसु का, जिन्होंने ये खोजा कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ये भी जो है एक्टिविटी करते हैं, मतलब ये भी जो है इनके अंदर भी हमारा क्या पाया जाता है, जान पाई जाती, मतलब सरल भाषा में अगर बोले तो इनके अंदर भी जान पाई जाती। तो ये सब सारी चीजें दोस्तों आपको इस चैप्टर में कंप्लीट करनी है। अब आप कहोगे कि सर इस चैप्टर के हमें नोट्स कैसे मिलेंगे, इस चैप्टर को में सर केवल इतना, यस बेटा, हमारे जो सिलेबस में है वो हमें इतने ही पार्ट को स्टडी करना है। तो आप सबको मैंने जो बताया मैं बता देता हूं बेटा एक बार फिर से कि आप सबको इसमें क्या क्या जानना है। जैसे इसमें हमारे दो जो 2 लॉज हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, वहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 2 लॉज कौन से, जो मैंने आपको बताया बेटा, रिडक्शनिज्म, ठीक ना, रिडक्शनिज्म, ठीक ना दोस्तों, रिडक्शनिज्म बताया, और जो मैंने आपको बताया यूनिफिकेशन, क्या बताया बेटा, यूनिफिकेशन बताया। उसके अलावा दोस्तों आपको आना चाहिए जो हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस है, क्या है प्यारे बच्चों, फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हमारे पास तो कंजर्वेशन जो हमारा होता है, जिसमें हमने बताया बेटा आपको कंजर्वेशन के मामले में चार्ज, एनर्जी और मोमेंटम, ठीक है बेटा, चार्ज, एनर्जी और मोमेंटम, 3 चीजों के बारे में बात करी मैंने, चार्ज के बारे में मैंने बात करी, और एनर्जी के बारे में बात करी बेटा, और हमने बात करी आपसे मोमेंटम के बारे में। तो ये बात बहुत अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। फिर हमने आपको बताया बेटा कि फिजिक्स और हमारे पास फिजिक्स का रिलेशन कैसे टेक्नोलॉजी से है, फिजिक्स का रिलेशन कैसे टेक्नोलॉजी से है बेटा, और टेक्नोलॉजी कैसे हमारी ह्यूमन सोसाइटी को क्या करती, अफेक्ट करती बेटा। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर हमें जो है चर्चा ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास साइंटिस्ट जो होते हैं बेटा, साइंटिस्ट, ठीक है ना, जिन्हें आप कहते हो, मैं आपको यहाँ पे बता दूं बेटा कि हमें जो है भारतीय वैज्ञानिक, हिंदी में मैं अगर कह दूं बेटा तो जो हमारे पास भारतीय वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना, उन्होंने वो कौन कौन से मुख्य रूप से और उन्होंने क्या खोजें की थी बेटा, जो हमारे पास इंडियन साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने क्या क्या खोजें की थी, इसके बारे में जानकारी आपको इस चैप्टर में कंप्लीट लेनी। दोस्तों यहाँ पे जब मैं फोर्सेस की बात कर रहा था तो इसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसके बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। क्लियर है साथियों? तो ये आपका पहला चैप्टर था बेटा। इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा और प्यारा चैप्टर है। मैं उम्मीद करता हूं ये जो नोट्स हैं बेटा और इसके अलावा भी जो नोट्स हैं वो आपको विद्याकुल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो आप फटाफट से विद्याकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और वहां से आपको ये वाला पीडीएफ और जो है
आपके जो स्पेशल नोट्स है बेटा वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट वन शॉर्ट लेक्चर में प्यारे बच्चों जो हम बात करेंगे बेटा वो यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करेंगे। तो जो चैप्टर 2 है बेटा ये थोड़ा सा लंबा भी होगा, आपको इसमें धैर्य से सीखना होगा। ये है बेटा हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो प्यारे दोस्तों जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा वो यूनिट मेजरमेंट का चैप्टर होगा, और इस चैप्टर को हम लोग कम से कम तो बेटा इसे हम 4 आवर में हमें लगेगा इसे पढ़ने में। तो आपको नेक्स्ट वन शॉट लेक्चर मिल जाएगा बेटा, और आप जुड़े रहो। अगर आप नए हो बेटा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मिलते हैं बेटा फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।